बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। नैब तरमीम पर जो बेंच बना ना, वो वही बना है जो हम पहले गैस कर सकते थे। और मैं अभी आपको बता दूँ, इस बेंच का जो फैसला आएगा ना, वो आएगा 5-0 से। बेंच बना है, बात है आप। हाँ, तो पहले भी यही होता था, अब भी यही होता है। लोग पहले इतराज़ करते थे, अब हम इतराज़ कर लेते हैं। आपको पता है, कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक इंकिशाफ करूंगा। हाँ, आपने इंकशाफ किया नहीं, अभी मेरे ख्याल में इंकशाफ करने वाले। नहीं, वो माइक है क्या अभी? जी जी जी, आप जो बोल रहे हैं वो लोगों को नहीं पता क्या अच्छा? बोल रहे हैं। हाँ, अभी नहीं पता चलेगा। बेंच बना है नैब तरमीम जो कल अदम करार दी गई है। उमर अता बंदयाल साहब जो इस कौम पर एक एहसान करके गए थे ना, बड़ा एहसान मैं मानता हूँ उसको। वो जो कानून साजी की गई थी कि सारे रेफरेंसेस ख़त्म कर दें नैब के, उन सारी तरमीम को कल अदम करार गए थे, एक को छोड़कर। अब उस पर बना है 5 रुकनी बेंच, और बेंच को की सरबराही है काजी साहब के पास। बेंच में जो 4 दूसरे जज हैं, उनका माइंड भी सबको अभी से पता है। इसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, मैं समझता हूँ, बल्कि जैसे आपने भी कहा कि साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जाने से एक दिन पहले 15 सितंबर को ये फ़ैसला आया था नैब तरामीम के ख़िलाफ़, जो इमरान ख़ान की दरख्वास्त थी उसके ऊपर, और 16 की रात को उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए थे। और उनका ये फ़ैसला मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से करप्शन के दरवाज़े खोले गए थे। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो महकमा एंटी करप्शन है, उसके अंदर तो ख़ुद बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, वो आगे करप्शन की वो रोकथाम कैसे करेगा। तो एक नैब ऐसा कानून था, एक ऐसा इदारा था जिसके ज़रिए कुछ करप्शन की रोकथाम मुमकिन थी। आपको याद है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी, तो इनकी हुकूमत आने के बाद नैब की जानिब से तकरीबन कोई 450 अरब से भी ज़ायद की रकम वसूल की गई करप्ट लोगों से, लुटेरों से, जिन्होंने इस कौम का पैसा लूटा हुआ था। और वो रकम फिर जो मुतासरीन थे, जिनके पैसे लूटे गए थे, जिसमें बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी शामिल थी, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल थे, जिनके इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर होती थी, लेकिन चूँकि वो मुल्क में होते नहीं थे, तो उनकी जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया जाता, जेल साजी करके बेच दी जाती, और इस तरीके से उनका वो पैसा जो है वो हड़प कर लिया जाता था। तो वो पैसा जो है वो रिकवर किया गया, लोगों में बाद में तकसीम किया गया, और ये सारी काविशें नैब की अपनी थी। वो वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से प्रेस रिलीज़ भी जारी करते रहते थे। लेकिन दूसरा इसमें यह भी था कि मुतअद्दिद बार ये भी चीज़ सामने आई थी कि नैब की जानिब से जो मुकदमात बनाए जाते थे, उसमें विक्टिमाइजेशन या इंतकाम का एक अंसर जो है वो भी सामने आ रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि बजाय इसके कि वो जो मुतनाज़ा किस्म के ऐसी शिकें थी जिसकी बुनियाद पर सियासी रहनुमाओं को या ताजर बिरादरी को या जो बिज़नेस मैन थे उनको हरासा किया जा रहा था, ब्यूरोक्रेसी को हरासा किया जा रहा था, तो वो शिकों के अंदर, उन मखसूस शिकों के अंदर तरमीम की जाती। यहाँ पर यह हुआ कि एक सुहागा फेरा गया। 80% के करीब वो काबीना के अरकान जिनके नैब रेफरेंसेस थे, जो खुद नैब ज़दा थे, उन्होंने मिल बैठे, उन्होंने ये सोचा कि हमें नैब को जो है वो उसकी कानून साजी करनी चाहिए, उसके पर काटने चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ साहब जिनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस थे, वो बाद में जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने, क्योंकि अपोजिशन लीडर बनता है, तो फिर कहा गया कि चेयरमैन नैब उनके सामने पेश हों। अब एक अंदाज़ा लगाएं कि एक मुलजिम जिसके मुकदमात नैब में ज़ेर तफ्तीश हैं, वो चेयरमैन नैब को बुला रहा है कि आप मेरे सामने आके पेश हों, और फिर मुलजिम बैठ के चेयरमैन नैब से सवाल जवाब करता, हाँ जी बताएं आपने ये क्यों किया, तो आपने वो क्यों किया। तो ये इस तरीके से भी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर थिएटर लगाने की कोशिश की गई। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पाकिस्तानी कौम के पैसे को बचाने के लिए तकरीबन 1100 अरब रुपए, आपको पता है कि इमरान खान साहब कहते थे 403 रेफरेंसेस थे मजमूई तौर पर, जिनमें से 137 जब तक आपकी वीडियो लोग देखेंगे ना, आशियाना हाउसिंग वाले में ना शहबाज शरीफ भरी हो चुके होंगे। यही होगा क्योंकि गुज़श्ता साल वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था, उसमें जिस तरीके से FIA की जानिब से
इंतहाई कमज़ोर इस्तग़ासा पेश किया गया और जिस तरीके से शहबाज शरीफ की सहूलतकारी की गई, आप देखें कि क्या वो दोनों बाप बेटा उन केसेस से बरी नहीं हो गए जिनके बारे में 3.5 से 4 हज़ार सफ़ात पर मुश्तमिल शवाहिद रिपोर्ट्स और उनके जो रिकॉर्ड था वो मौजूद था। और साबिक मरहूम जो डायरेक्टर थे FIA के डॉक्टर रिजवान, उन्होंने बड़ी जाँ फिशानी के साथ ये सारी चीज़ें की थी, लेकिन वो भी मशकूक हालात में मारे गए। वो जो इनके ख़िलाफ़ गवाहान थे, जिनमें वो मकसूद चपड़ासी हो या उनके जो दीगर कैशियर थे, वो सारे भी मशकूक हालात में मारे गए। एक कमिश्नर थे फैसलाबाद में, उनका तबादला हुआ था, वो वहाँ पर उन्होंने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। तो वो लोग जो भी इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए थे, जो मुमकिन तौर पे किसी किस्म का ख़तरा बन सकते थे शहबाज शरीफ और उनके बेटे के लिए, आप देखें कि वो सारे मशकूक हालात में उनकी जो है वो डेथ हो गई है, गैर तिबई मौत मरे हैं। और क्यों हुआ आज तक इसके ऊपर किसी ने कोई तहकीकात नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की। कैसे करते हैं? तो बस यही देख लें कि डॉक्टर रिजवान FIA के डायरेक्टर थे, आज तक FIA ने उनकी कत्ल की तहकीकात के लिए क्या पेशरफ्त की है? सारे यही कहेंगे जी तिबई मौत है, ख़ुदकुशी कर ली या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। और भाई क्यों थे, आप वजह भी तो तलाश करते ना। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस में थे सर, यही दबाव का कहा जाता है ना। तो कहने का मकसद ये है, तो फिर आप छानबीन तो करें ना। एक बंदा मर गया और आपके लिए वो उसकी अहमियत कुत्ते जितनी भी नहीं है कि यार वो उसकी जो है वो वफात हो गई और उसकी आप कोई छानबीन नहीं कर रहे। छोड़ें इसको, मुझे बताएं, उनकी तस्दीक नहीं की। मैं वैसे कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या यही होता है ना कि बाज़ औक़ात किसी गरीब जो हो या कोई कमज़ोर हो तो वो बेचारा मर भी जाए तो क्या उसकी तो इतनी भी अहमियत नहीं होती कि वो उसको अमीर के जो है वो छोड़ दें। आप इसको बताएं कि अगर ये तरामीम बहाल कर दी जाती है, सबसे पहला फ़ायदा किस किस को होगा? देखें, सबसे बड़ा फ़ायदा तो उन्हीं को होगा जो सबसे बड़े मगरमच्छ थे। आप देखें कि बहुत सारे सियासतदान, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब और वो दीगर वो तमाम बड़े बड़े सियासी कायदीन जो नैब ज़दा हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात है। और सबसे मज़े की बात ये, हमारे निगरान वज़ीर आज़म भी शायद दोबारा इससे फ़ायदा ले जाएंगे। आपके दोस्त आईफोन पे ना पहला भी लग वो कल भी करते रहे हैं, वो आजकल बहुत खुश हैं। अब उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हमारे दोस्त जो है ना वो एक बहुत मशहूर यूट्यूबर। नवाज शरीफ को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि नवाज शरीफ पर तो रेफरेंसेस पर उन्होंने कहा था, हाथ खड़े कर दिए थे नैब ने, चले हमने गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन रेफरेंसेस नहीं ख़त्म हो सकते। तो अब वो रेफरेंसेस ख़त्म करने के लिए फ़ौरन बेंच बन गया। देखिए, बेंच बना है और सिर्फ ये बेंच नहीं बना। आप देखें कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगता था, बेंच फिक्सिंग। अपने मंजूर नज़र जजेस को बेंचेस में शामिल किया जाता था। अब क्या हुआ कि 3 रुकनी कमेटी है, उस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बरतरी हासिल है, क्योंकि वो और उनके जो सीनियर 3 दूसरे जज हैं सरदार तारिक मसूद, वो दोनों हम ख्याल हैं। वो सरदार तारिक मसूद साहब काजी साहब के दस्तरास्त भी हैं, तो वो अक्सरियत में है और कानून में लिखा हुआ है कि कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला करेगी। तो कानून के मुताबिक कमेटी की अक्सरियत काजी साहब के पास है, इसलिए उन्होंने जो 5 जजेस इस बेंच में शामिल किए हैं, ये सारे वो जज हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम कर चुके हैं, उसके हक़ में वोट दे चुके हैं। तो जब ये जजेस नैब तरामीम वाले केस में बैठे होंगे तो फिर ये जजेस कैसे ये कहेंगे कि ये तरामीम जो हैं ये गलत हैं? अगरचा उसमें करप्शन का पैसे को माफ़ी दी गई है, सारा कुछ किया गया है, लेकिन ये कैसे उसको रिवर्स करेंगे? और आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक भी ऐसा जज इसमें शामिल नहीं किया जो इख्तलाफी राय रखता हो। और यहाँ पे मतलब वही कहने की बात यह है कि ये 5-0 से फैसला आने की कभी उम्मीद है कि 5-0 से फैसला आएगा? मेरे साथ शर्त लगा लें, कभी उम्मीद क्या आएगी 5-0 से। आपके तजिए का यहाँ तक बहुत शुक्रिया सर, मैं बता देता हूँ कि 5-0 से आएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।